A very good evening to all of you friends. I am Archana Manandan and this is our part 4 of Geography Notes. This is actually my handwritten notes और इस वीडियो को मैं बाइलिंगुअल कंप्लीट करूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट करूंगी। इससे पहले का 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सारे के सारे जो 3 वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए और ये पार्ट 4 कंप्लीट करने के बाद मैं एटलीस्ट 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मोर देन 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ज्योग्राफी के डालूंगी। दैट्स इट। अगर आपने लास्ट टाइम में कुछ भी रिवाइज नहीं किया है तो इतना जरूर आप रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इसका जो सोर्स है वो क्या है। तो ये सोर्स जो है ये लूसेंट है एंड क्राउन पब्लिकेशन की बुक है। उसके साथ ही हमने महेश बर्नवाल सर की बुक जो है महेश बर्नवाल सर की बुक को इसमें सोर्स के रूप में यूज किया है। और इन तीनों बुक में जो चीजें मुझे नहीं मिली हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है एंड गूगल से वो मैंने लिया है। सो हीट जोन ऑफ अर्थ क्या है? तो टोरिड जोन में अभी मैं इसको इन शॉर्ट आपको 1 by 1 सारा का सारा पेज नहीं पढ़ा रही लूसेंट का और इन 3 बुक का। उसका जो निचोड़ है जो आपके काम आने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या टोरिड, फिर देखेंगे टेम्परेट और फिर देखेंगे फ्रीज जोन। अगेन यहाँ पे वही सेम चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोरिड जोन के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा दैट इज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड साउथ पार्ट जो भी है ना दिल्ली ऑल्सो, ये सब क्या है? ये सब है टोरिड जोन। नेक्स्ट है ये जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस जोन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका इन सब साइड में जो साउथ पार्ट है एंड जो महाराष्ट्र पार्ट है, साथ ही साथ जो दिल्ली पार्ट है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल्स वर्टिकली ऑन इट। वर्टिकली इस पे गिरता है, हॉरिजेंटली आपका ये होता है, वर्टिकली आपका ये होता है। तो वर्टिकली रेज जो है सन का वो गिरता है। दिस जोन इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री सेल्सियस। तो 0 to 23 1/2 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट क्या है? इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वार्म, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट थ्रू आउट द ईयर। ओके, यहाँ पे हमने टोरिड जोन देख लिया, फिर हमें देखना है टेम्परेट जोन। दिस जोन लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर। द जोन इज नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड। ज्यादा ठंडा नहीं होता है, ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। लाइक जयपुर और नॉर्दर्न पार्ट जो है ना ये आप टेम्परेट जोन में काउंट करेंगे। दिस जोन लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर। ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं। नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। South temperate zone lies in the southern hemisphere between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle। तो साउथ जो है वो किस में लाई करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक सर्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट मेंशन इट। उसके बाद जो सेकंड है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। तो ये दोनों चीजें आपको मेंशन कर लेनी है। थर्ड है हमारा फिल्ड जोन। नियर द पोलर रीजन द रेज ऑफ सन आर वेरी स्लांटिंग एंड सो इट इज वेरी कोल्ड। अब ये सन का जो रेज है ना ये एकदम स्लांट वे में पड़ता है, राइट, एकदम स्लांट वे में पड़ता है, इसलिए ये यहाँ पे कोल्ड होता है, यहाँ पे ठंडी होती है। यहाँ पे क्या है? रीजन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड फ्रीज जोन। साउदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन अटलांटिक सर्कल एंड द साउथ पोल ऑल्सो कॉल्ड द फ्रीज जोन। तो ये दोनों आपको याद रखना है, किसमें? टेम्परेट में और फ्रीज जोन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है देयर आर 2 मोशंस ऑफ अर्थ, मेनली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। बहुत सारी चीजें हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं और ज्योग्राफी की कुछ चीजें जो है ना वो कॉमन है आपको केमिस्ट्री में। तो यहाँ से भी आप वर्ड्स को, यहाँ से भी आप जो टर्म्स है उसको रिवाइज कर सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर सकते हैं
हमने साइड बाय साइड केमिस्ट्री भी, जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है उसी तरीके से केमिस्ट्री लूसेंट बुक को हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। वन बाय वन सारी चीज़ें हम लूसेंट बुक की कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट से रोटेट करता है, हमें रोटेट करता है अपनी धुरे पे, अपनी एक्सिस पे। अप्रोक्सीमेटली अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अप्रोक्सीमेटली कितना, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया डायरेक्ट, कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ओके, एक्सिस ऑफ अर्थ इज नॉट वर्टिकल। जस्ट अ मिनट गाइस। Axis of the earth is not vertical. It makes 23 degree 30 minute angle and vertical or angle of 66 degree 30 minute with the plane of earth's orbit. Day and night occurs due to the rotation of earth. earth जब भी rotate करता है तो दिन और रात की प्रक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। डे एंड नाइट की, जो जैसे दिन होता है नाइट होता है, तो सन का प्रकाश जिधर पड़ता है ना अर्थ की, तो उधर दिन होता है, और जिधर नहीं पड़ता है रोटेट करके ये साइड आएगा तो नाइट होता है। ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? इट इज अ सर्कल विच डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। जो ग्लोब पे जो है ना, जो डे और नाइट को डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऑर्बिट प्लेन क्या है? ऑर्बिट प्लेन इज द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ्स ऑर्बिट जो है, जो सन के पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्बिट प्लेन। मूवमेंट्स ऑफ टाइड्स डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो टाइडल गतिविधि होती है ना, जो टाइड्स आते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है रोटेशन ऑफ अर्थ पे। ये सारी की सारी गतिविधियां जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। द डे आर ऑलवेज लॉन्गर देन नाइट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे दिन जो है ना वो हमेशा नाइट के कंपैरिजन में बड़ा होता है। रीजन क्या है? because the result of refraction of light. Refraction of light is the main reason इक्वेटर पे दिन का बड़ा होने का in comparison to night, which allows to see the sun few minutes earlier and rises and few minutes after it sets. Okay, सबसे पहले उगेगा एंड सन जो है वो सबसे पहले यहाँ पे उगता हुआ दिखता है एंड राइज होता है जब यहाँ पे सनसेट होता है उससे थोड़ी देर बाद। नोट, द अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट ऑलवेज रोटेट अराउंड एन इमेजिनरी लाइन इज नोन एज रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस क्या है? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो द अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट्स ऑलवेज रोटेट्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन इज नोन एज रोटेशन एक्सिस। यहाँ पे जो मेन चीजें हैं आपको देखना, एक बार पढ़ लो, कुछ मेन ऐसा लगता है तो आप मेंशन कर लेना अगर वो चीजें आपको नहीं पता तो। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डेट्स, फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट, concept of Coriolis force, that is change in direction of wind and ocean currents, sunrise and sunset, magnetic field of the earth, all the effect of rotation of the earth। तो in short इसमें से कुछ भी अगर आपसे पूछेगा तो रीजन क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है? तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ में हम देख लेते हैं, अर्थ टेक्स 365 to the power 1/4 days 1 year, right, to revolve around the sun. On every 4th year, leap year आपको पता है, on every 4th year February is 29 days because all 6 hours saved every year are added to make one day, right? फिर such a year is known as leap year। तो leap year में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। वैसे कितने होते हैं? वैसे 365 दिन होते हैं। और वैसे जो 3 साल में होता है, फरवरी जो होता है ये 28 को होता है। प्लेन ऑफ द इक्लिप्स क्या है? इक्लिप्टिक क्या है? तो इट इज द कांस्टेंट प्लेन वेयर द अर्थ मूव्स इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। The plane of earth's equator makes an angle of
23 1/2 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्लिनेशन क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 66 1/2 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे हमने मेंशन की है, आपको नोट डाउन कर लेना है। पेरिहेलियन क्या है? व्हेन अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट पोजिशन्ड नियर पॉइंट टू द सन, है ना। अर्थ और कोई भी प्लैनेट जो अपने ऑर्बिट पे ऐसी पोजीशन में आ जाए जो कि उसका नियरेस्ट पॉइंट जो है, नियरेस्ट पॉइंट वो सन के पास हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिहेलियन। अबाउट 3 जैन को एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147.1 मिलियन किलोमीटर द अर्थ रीचेज इट्स पेरिहेलियन नियर ऑन extremely of the major axis of the earth's elliptical orbit called एप्साइड्स लाइन। ठीक है, एप्साइड्स लाइन। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब एपहेलियन क्या है? तो इट इज द पॉइंट इन द ऑर्बिट वेयर इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। नजदीक जो पॉइंट रहेगा वो क्या है? वो है पेरिहेलियन। एंड जो फारदेस्ट पॉइंट होगा वो क्या है? वो क्या है? वो है एपहेलियन। अबाउट जुलाई 4 को, ये कितना है? Jan 3 को, और ये है जुलाई 4 को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डिस्टेंस आपको दोनों का नहीं भूलना है। और 494.5 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन, ये आपको डिस्टेंस याद रखना है। इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है? चेंज ऑफ सीजन्स, लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। अब यहाँ पे डेज एंड नाइट ओनली नहीं है, लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है, रात बड़ा होता है, दिन छोटा होता है। तो सोल्स्टिस क्या है वो हम देखने वाले हैं। द डेट ऑन विच द सन रीचेज ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इज डायरेक्टली ओवरहेड अलोंग वन ऑफ द लाइन ऑफ द ट्रॉपिक। यहाँ पे 2 टाइप होता है इसका, एक होता है समर, एक होता है विंटर। तो समर सोल्स्टिस क्या है? ये क्या है? समर सोल्स्टिस में क्या है आपका? ये जून 21 को होता है। और सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे आपको याद रखना है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। ऑन दिस डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन हैविंग लॉन्गेस्ट डे। लॉन्गेस्ट डे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस दिन को होता है? तो जून 21 को। Southern hemisphere is always from the sun having the shortest day. Away from the sun, southern hemisphere उस दिन दूर रहता है तो shortest day होता है। और winter solstice जो है ये क्या है? on December 22 दिसंबर 22 को यहाँ पे just opposite हो जाएगा। Southern hemisphere tilted towards the sun and northern hemisphere is away from the sun. The sun is overhead on the Tropic of Capricorn 23 1/2 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गेस्ट डे क्या है, शॉर्टेस्ट डे क्या है, वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब इक्विनॉक्सेस क्या है? On 21st March and 23rd December, the rays of sun falls directly on equator. 21 मार्च को और 23rd सितंबर को सनलाइट जो है ना वो डायरेक्टली इक्वेटर पे गिरता है। द अर्थ एक्सिस लाइज एट, अब ये इक्वेटर क्या है? द अर्थ एक्सिस लाइज एट 90 डिग्री टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड सन, है ना। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ऑन दिस डेट। किस डेट को? 21 मार्च को और 23rd सितंबर को इक्वल डे और इक्वल नाइट। 21st March also known as spring equinox or the vernal equinox occurs on March 21st. September 23rd autumnal equinox occurs. ये आप दोनों मेंशन कर लेंगे। फिर बात आती है मिडनाइट सन की, जो कि अभी तक पिछले 10 साल में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिडनाइट सन क्या है? नॉर्वे नोन एज मिडनाइट सन, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूरज का देश कहा जाता है। बिटवीन मई एंड जुलाई सन इज कंटिन्यूअसली विजिबल।
मई एंड जुलाई से के बीच में ना यहाँ पे सन जो है ये डूबता ही नहीं है। इसका शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया हुआ है। इन अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर दिस इज अकर। तो अंटार्कटिका जो है साउदर्न हेमिस्फीयर, ये अंटार्कटिका में होता है जहाँ पे मई से लेके और जुलाई तक सनसेट होता ही नहीं है। पोल्स experience about 6-month day and 6 months night because each pole of the earth tilted for about 6 months। 6 मंथ के लिए वो टिल्ट हो जाता है, तो 6 महीने तक या तो दिन ही रहेगा या तो फिर 6 महीने तक क्या रहेगा, ये रात ही रहेगा। फिर आर्कटिक सर्कल इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। हियर द सन नेवर rises on 22nd December and the sun never sets at the mid summer of 21st June। 22nd December से लेके क्या 21st June तक जो है वो क्या सन कभी भी डूबेगा नहीं। किधर? आर्कटिक सर्कल में, आर्कटिक रीजन में। इक्लिप्सिस क्या है? When the moon comes between sun and earth, ये आपका अर्थ हो गया एंड ये आपका सन हो गया। जब मून इसके बीच में आ जाता है तो इसको क्या कहेंगे? इक्लिप्सिस कहेंगे, इक्लिप्स कहेंगे। When the moon comes between sun and earth is known as solar eclipse, solar eclipse। And when earth comes in between the sun and moon, अब इस बीच में क्या आ जाएगा? अर्थ अगर आ जाएगा तो the shadow of the earth cast on the moon, जो अर्थ का शैडो होता है वो किस पे आ जाता है? वो मून पे आ जाता है और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लूनर इक्लिप्स। अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर है, सोलर इक्लिप्स किसको कहते हैं और लूनर इक्लिप्स किसको कहते हैं। इट टेक्स प्लेस ऑफ फुल मून, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फुल मून के बारे में तो आप लूनर इक्लिप्स ऑप्शन में भी रहेगा और सोलर इक्लिप्स भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। We can observe up to 5 solar eclipse per year। एक साल में 5 सोलर इक्लिप्स आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स, वो कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं पार्शियल, थोड़ा सा, एन्युलर और टोटल। तो ओनली सम पोर्शन ऑफ सनलाइट इज ब्लॉक्ड बाय मून। ये अर्थ, ये सन और ये मून, तो कुछ ही पोर्शन जो होता है ना ये मून के द्वारा ब्लॉक हो जाता है, पूरा नहीं। अब यहाँ पे एन्युलर में क्या होता है? व्हेन सन एज कैन बी सीन लाइक ब्राइट रिंग। ये सन एज जो है ना ये दिखेगा आपको, ये ऊपर, ये बाहर का जो एज है ना, किनारा है, ये दिखेगा। लेकिन क्या हो जाता है कि सराउंडिंग्स ये इसके अंदर का पार्ट नहीं दिखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? एन्युलर इक्लिप्स बोलते हैं। उसके बाद टोटल क्या होता है? व्हेन मून कंप्लीटली कवर द मून। अब ये पूरा का पूरा क्या है? कंप्लीटली कवर द सन होगा, सॉरी यहाँ पे। तो ये पूरा जो मून है ना ये पूरी की पूरी तरीके से सन को कवर कर लेगा, तो ये जो है ये आपका कहलाएगा क्या? टोटल इक्लिप्स। टाइप ऑफ लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स जो है वो हमें देखना है। सोलर तो हमने देख लिया, अब लूनर देखना है। ये पार्शियल होता है और टोटल होता है। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ मून मूव्स इनटू द शैडो ऑफ अर्थ, ठीक है। कुछ ही पार्ट मून का जो है ना वो शैडो से, अर्थ के शैडो से कवर होता है। और व्हेन द फुल मून इज कवर्ड बाय द शैडो ऑफ अर्थ, फुल मून जो है ये शैडो ऑफ अर्थ से कवर हो जाएगा, तो क्या होगा? तो होगा ये टोटल इक्लिप्स। We should not look at the sun directly during the solar eclipse. It can damage the eyes. Okay. Eclipse lasts as long as 7 minute 31 second के लिए ये टाइम ड्यूरेशन भी आपको मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी बाय द सन। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मेनली कंस्टिट्यूट द सन और प्रोपोर्शन इज 3:1। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या प्रोपोर्शन है? 3:1। द सन रेडिएट्स हीट्स एंड लाइट एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शन, ओनली 2 यूनिट आउट ऑफ, मतलब आप इतना समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट जो है ना अर्थ पे रिसीव होता है सन के टोटल हीट का, सन के टोटल रेज का, तो गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। Only 2 units out of this unit is received by the earth।
अब ये सारी चीजें हमें देख लेनी है, आपको ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं। शॉर्ट वेव इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन। शॉर्ट वेव जो है इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन को कौन सा लेयर रोकता है, ये हमने ऊपर के वीडियोस में आई थिंक थर्ड पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्पॉज क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने वहां पे देख ली हैं। कौन से लेयर में क्या घटनाएं घटती हैं वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। Only a small part of sun is radiant energy earth receives। छोटा सा पार्ट है, कितना पार्ट, 2%। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि सन जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है हर एक डायरेक्शन में, एंड इट कन्वर्ट्स इनॉर्मस वास्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, हीलियम में, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड यहाँ पे ऑप्शन में आपको एग्जाम में रहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑन 4th जुलाई एपहेलियन, ऑन 3rd जनवरी पेरिहेलियन, ये आपको याद रखना है। अर्थ रिसीव मोर एनुअल इंसोलेशन ऑन 3rd जनवरी in compared to 4th July due to the difference in the difference between distance between the earth and the sun. This variation did not affect the daily weather changes। ये इस पे डेली वेदर चेंजेस पे कोई इफेक्ट, इस वेरिएशन का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है इन जनरल। इंसोलेशन इज मोर इन समर्स एंड लेस इन विंटर। इंसोलेशन जो है ना ये गर्मी में ज्यादा होता है एंड विंटर में काफी कम होता है। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेडिएशन आर एज फॉलोज। तो जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेडिएशन प्रोसेस को, वो कौन कौन से हैं? ड्यूरेशन ऑफ डे, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसमें ई ऑप्शन रहता है सारे के सारे या इनमें से कोई नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ड्यूरेशन ऑफ डे क्या है? अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डे इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस। ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डे। इंसोलेशन अमाउंट ज्यादा होगा तो दिन बड़ा होगा, इंसोलेशन अमाउंट कम होगा तो दिन जो है वो छोटा होगा। शॉर्टेस्ट डे जो है वो कौन सा है? तो December 21 एंड December 22। लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर, अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ये हमने देख रखा है June 21 को। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, सेकेंड वाला बी पार्ट है हमारा। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे टू टर्न टू नाइट एंड द फुल रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज समर टू बिकम विंटर। ये चीजें यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं, काफी इजी सा चीज है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी का नॉलेज होगा और पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। अर्थ रोटेशन पीरियड, लेंथ ऑफ डे क्या है? तो 23.93 आवर्स है। उसके बाद क्या है आपका रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है? लेंथ ऑफ ईयर इन अर्थ डे 365.26 है। अब ये 1 डे है और ये 1 ईयर। The Earth rotation makes an angle of 66.5 with the plane of its orbit around the Sun. The angle of incidence of sun's rays। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से आपको देखना है। The angle of solar radiation is smaller at higher latitude, causing energy to be spread over a longer area of surface and cooler temperature. Longer the path, greater the amount of scattering, reflection and absorption by the atmosphere, which reduces the intensity of insolation at the surface. उसके बाद क्या है? The angle of incidence depends on the latitude of place. Angle of incidence किस पर डिपेंड करता है? तो latitude of place पर डिपेंड करता है। The higher the latitudes, they make lesser angle with the earth surface. Latitude जितना हाई होगा उतना ही कम एंगल बनेगा अर्थ सरफेस के साथ।
इफ द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, सन जो है पूरी तरीके से हमारे सर के ऊपर रहेगा, तो क्या होगा, वर्टिकली है ना, तो वर्टिकली है तो क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन्स रेज टू द सरफेस इज 90 डिग्री। वर्टिकली ये कितना होता है, ये टोटल कितना होता है, ये 360 होता है, ये 180 होता है, और ये वर्टिकली 90 डिग्री होता है। Longer the path of sun's rays, greater is the amount of reflection and absorption of heat by the atmosphere. जितना sun's rays का path जो है वो बड़ा होगा, long होगा, the greater is the amount of reflection and absorption of heat by the atmosphere. Transparency of atmosphere में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये चीजें हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्लाउड कवर्ड एंड इट्स थिकनेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स। एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है वो कितना क्लीन है, वातावरण जो है ये कितना क्लीन है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है क्लाउड्स पे। अगर क्लाउड्स ज़्यादा है तो क्या दिखेगा आपको, स्मोकी दिखेगा, आपको धुंधला सा दिखेगा। इसका जो थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है, डस्ट पार्टिकल्स का जो प्रेजेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, एंड वाटर वेपर पर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में ही। Earth's atmosphere is transparent to some wavelengths, right? Earth's atmosphere is transparent to some wavelengths of microwave radiation but not to others. The longer wavelength in comparison to shorter wavelength passes more easily to the Earth's atmosphere. Longer wavelength जो है ना, इन कंपैरिजन टू शॉर्टर वेवलेंथ के, ये जल्दी पास करता है अर्थ एटमॉस्फेयर को। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स अबाउट 20% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड इट इज अबाउट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। सिर्फ और सिर्फ कितना, 20% पार्ट है ना। वाटर वेपर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन लीड्स टू लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रीचिंग द सरफेस। वाटर वेपर जो है ना, ये क्या करती है, ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 3 में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उन्हीं सब पॉइंट्स का थोड़ा बहुत जो दिया हुआ है आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स लिए, वो रिवाइज आप समझ लो। तो ये इसको क्या करती है, ये लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे पहुंचने देती है। The higher and middle latitudes receive less radiation in winter in comparison to summer. In subtropical desert, cloudiness is least, so here maximum insolation is received. Cloud कहाँ पे कम होता है, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट में, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये एरिया ज्यादा से ज्यादा हीट को है ना, हीट इंसुलेशन को यहाँ पे रिसीव करता है। द इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन, सो यहाँ पे देन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स से कम कौन रिसीव करता है इंसुलेशन, तो ये इक्वेटर रिसीव करता है। वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। गाइज आज मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है एंड गले में थोड़ा पेन है, तो उसकी वजह से जो बोलने की कैपेसिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड स्लो मैं काफ़ी बात कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये क्या है, ये है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। ये सारी चीज़ें हमने कल कहाँ पे रिवीजन की है, यहाँ पे केमिस्ट्री वाले पार्ट में, केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है लूसेंट का, उसमें हम ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं लूसेंट के बुक से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है। Heats of the sun radiate back by the surface of earth in the form of long wave is terrestrial radiation. ये हीट जो है ना, ये किस पे आया, अर्थ सरफेस पे आया, अर्थ सरफेस पे आया सन से, और फिर ये जो रिवर्स बैक जाता है, गर्मी जो ऊपर की तरफ जाती है, तो इसको क्या आप कहते हैं, इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इन कंपैरिजन टू कोल्ड वन, हॉटर ऑब्जेक्ट्स इमिट्स मोर एनर्जी। कोल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा का ज़्यादा एनर्जी एमिट्स करते हैं। वेवलेंथ एंड
टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है। ये हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसको आप कट कर लीजिए। और रेडिएशंस वेवलेंथ्स डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट। शॉर्टर वेव के लिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड ओपेक होता है। लॉन्गर वेव के लिए ये आपको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमें देखना है, जस्ट अ मिनट, या नेक्स्ट हमें देखना है कंडक्शन क्या है, कंडक्शन प्रोसेस क्या है, इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर वन। उसको क्या कहते हैं, उसको कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। सपोज अगर ये कुछ ऐसा बर्तन है ये और इससे ये अटैच है हैंडल। अब ये क्या होगा, यहाँ ये हीट हो रहा है और हीट यहाँ से क्या होगा, ये हीट जो है ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी, ये जो कोल्ड पार्ट है यहाँ पे। तो दिस प्रोसेस इन शॉर्ट आप इसको कंडक्शन प्रोसेस में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल, मेटेलिक पॉट यूज टू बॉयल वाटर ऑन स्टोव टॉप। फिर है, in atmosphere the condition occurs at the zone of contact between the atmosphere and earth surface। बाद में हमें देखना है कि by the process of conduction lower layer of the atmosphere heated। कंडक्शन के प्रोसेस से क्या होता है, एटमॉस्फेयर का लोअर लेयर जो होता है वो हीट हो जाता है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, transfer of heat vertically transfer of heat, the air of the lower layer heated by conduction or convection। The circle movement transfers heat from the lower layer to the upper layer of heats up atmosphere, right। next है advection क्या है, लास्ट है ये हमारा आई थिंक सो। एडवेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इसको एडवेक्शन आप कहते हैं, एंड वर्टिकल को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, है ना। कन्वेक्शन कहते हैं एंड क्या कहते हैं आप, कन्वेक्शन किसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट वर्टिकली। एडवेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट है। एडवेक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट है, वहीं कन्वेक्शन क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली नहीं है। Horizontal movement of the air is relatively more important than the vertical movement. Loo is the outcome of advection process. Loo क्या है, outcome है किसका, advection process का। The balance between the insolation and the terrestrial radiation is termed as heat budget or heat balance of Earth. The reflected amount of radiation is called as the एल्बेडो ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चंस पूछा गया है इसलिए मैंने डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड हैज अ वैल्यू लेस देन 1। लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ redistribution and balancing of latitudinal heat is commonly known as latitudinal heat balance. Weather, it is a condition of atmosphere over a short period of time. इसको आप in short weather बोलेंगे. Climate क्या है वहीं पे, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है. इट इज एन एवरेज कंडीशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वेदर अभी है सही, शाम को बिगड़ सकता है, रात को वेदर बिगड़ा है, सुबह सही हो सकता है. एंड क्लाइमेट क्या है, तो इट इज एन एवरेज कंडीशन ओवर द लॉन्गर पीरियड के लिए ये होता है और ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है. द क्लासिकल पीरियड ऑफ क्लाइमेट डेटा इज 30 years defined by WMO. It is based on calculated averages of data recorded over a period of 35 years. 35 years में जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उसके बेसिस पे आपको बताया जाता है, उस एवरेज डेटा के बेसिस पे आपको बताया जाता है कि क्लाइमेट क्या रहने वाला है. ये 4th हमारा वीडियो था. हमने 4 पार्ट में इस ज्योग्राफी के वीडियो को कंप्लीट किया है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. लास्ट टाइम में भी अगर आप इस वीडियो को रिवाइज करके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं. शॉर्ट आपको व्यू मैं लास्ट में देना चाहूँगी कि जितने भी करेंट्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें, जो भी अर्थ का जो लेयर है, सन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में,
स्ट्रक्चर के बारे में हर एक चीज़ हम देख चुके हैं। इसमें हर एक चीज़ इस वीडियो में इन 4 पार्ट्स में हम रिवाइज कर चुके हैं। सो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करूँगी। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, चैनल पे जो भी वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे हो, तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।